मेरी माँ को दिन रात उन्होंने गालियाँ निकालनी, बदतमीज़ी करनी। हमारा पानी पीने वाला था टैंकी में, उन्होंने छिपकली फेंक दी थी। नहीं, अम्मी कहती मुझे ये डर था कि उन्होंने पहले भी एक औरत कत्ल की हुई है। वो आप बता रही थी कि कुछ यूट्यूबर्स के उन्होंने आपके साथ कुछ ज्यादती वाला मामला किया, वो क्या बात थी? मैं तो तरसी हुई हूँ महरम रिश्ते को, मैं तो अपनी प्यार को, शफ़क़त को भी तरसी हूँ जो अल्लाह ताला ने मेरा दुनिया में आज़माइश ली है, इम्तिहान लिया। मेरा कोई भी कफ़ालत करने वाला, पूछने वाला, संभालने वाला मेरा सरपरस्त नहीं है। आज आपकी मुलाकात महविश नामी लड़की से करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ बैठी हैं, बहन है मेरी, डिसेबल है। इनकी ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी पड़ी है और ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, चल फिर नहीं सकती, खुद से उठ भी नहीं सकती। तमाम काम जो है इनकी वालदा करती हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, घर में कोई भी महरम मौजूद नहीं है। इनके जो स्टेप फादर थे, उनके और भी बच्चे थे जो इनके स्टेप भाई बहन, उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। इनका कुछ सामान वगैरह था वो ज़ब्त कर लिया। तो अब हालात जो हैं, इन्हें घर से निकाल दिया। अभी ये एक छोटे से कमरे में मौजूद है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं किस तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। और एक माजूरी के साथ ये फ्रॉड हो जाना, इस सारे सिनेरियो में ज़िंदा रहना किस कदर मुश्किल है। इनसे तमाम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं? बस बहुत अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन बहुत सख्त तरीन मुश्किल हालात में हूँ मैं इस वक्त। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी होगी 30 साल से ज़्यादा ही है। जब आप पैदा हुई थी तभी से इस बीमारी में मुब्तला हैं या बाद में? नहीं, मैं पैदाइशी हूँ, जब से मेरी पैदा हुई हूँ तब से ऐसी हूँ, लेकिन इतना नहीं पता चलता था। मैं नॉर्मल बच्चों की तरह खेलती थी, नॉर्मल बच्चों की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है। 15-16 साल के बाद मेरी कमर का मसला ज़्यादा शुरू हो गया, मेरी हड्डियों का मसला ज़्यादा शुरू हो गया, मेरा बैठना चलना मुश्किल हो गया। उसके बाद 20 साल के बाद मैं मुश्किल में हो गया, मेरे पट्ठों का, जिस्म का, हड्डियों का खिंचाव होना शुरू हो गया। मुझे बताइएगा, जब भी इंटरव्यू से पहले रिकॉर्डिंग, जब कैमरा बंद था, आपने बताया कि आपके जो स्टेप फादर थे, उनके जो और बच्चे हैं, उन्होंने कोई फ्रॉड किया, कोई सामान वगैरह जब्त कर लिया। वो क्या मामला था? वो यही था कि अम्मी मेरी यही कहती थी स्टेप फादर से कि मुझे घर ले दो, मुझे अपना बना दो। कब शादी हुई थी आपकी वालदा? तब मैं 4-5 साल की थी, ये काफ़ी देर की बात है। और आपके वालिद जो हैं वो फौत हो गए? हाँ जी, दूसरे वाले जो आपके वालिद हैं? जब मेरे वालिद फौत हुए थे तब मैं 3 माह की थी, तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी अम्मी की उम्र बहुत छोटी थी, 22-23 साल की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे औरत नहीं रह सकती, कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, क्या करेगी। उन्होंने और शादी करवा दी। उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की, कोई पता नहीं करवाया कि ये इंसान कैसा है, कैसे ताल्लुक़ है इनका, ये इनका इसके पीछे क्या है, क्या बात है, कुछ भी उन्होंने तफ्तीश नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ लालच की, इसके पास पैसा है, ये अमेरिका से आया है, ये अमीर है। लेकिन वो फ्रॉडी इंसान था। उसका काम था औरतों को यूज़ करना, औरतों से मतलब निकालना, वो आप भी समझ सकते हैं। और तो मुझे बताइएगा कौन सा सामान था जिस पे आप बता रही थी कब्जा जमा रख? मेरी अम्मी के पास सारा फर्नीचर था घर का, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ, हमारे पास हर सबूत है। सोफ़े थे, बेड थे, डिनर सेट थे, सेब थी, फैंसी कपड़े थे, यहाँ तक कि हमारे बिस्तर भी, सारे हर चीज़ उन्होंने रख ली ताले तोड़ के। उसकी बीवी ने, उसके बेटों ने, उसके बच्चों ने, हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टेप फादर के मरने के बाद की बात आपको बता रही हूँ, हम वहाँ पे ही रहते थे। इतना उन्होंने जुल्म शुरू कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया, हरासा करना शुरू कर दिया। मेरी माँ को दिन रात उन्होंने गालियाँ निकालनी, बदतमीज़ी करनी। हमारा पानी पीने वाला था टैंकी में, उन्होंने छिपकली फेंक दी थी ताकि ये पिएँ और ये सारे तीनों खुद भी मर जाए, बच्चे भी मर जाएं। मेरी अम्मी को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। हम यहाँ पे आए हुए थे, जैसा वुड की छोटी सेफ नहीं होती, इस तरह जो है हमारे घर में, सारी की सारी टूटी हुई थी। लोग कभी जेवरात वगैरह भी रख ली? हाँ जी, अब मेरी अम्मी के रजिस्ट्री घर की कीमती चीज़ें जो ब्रीफकेस होता है, सारा तोड़ के मेरी अम्मी की हर चीज़ निकाली उन्होंने। आपने कोई कंप्लेन वगैरह करवाई तब? नहीं, अम्मी कहती मुझे ये डर था कि उन्होंने पहले भी एक औरत कत्ल की हुई है, बाबे की बीवी कत्ल की हुई है, उसके बेटे ने पहले भी। उनके जराइम पेशा रिकॉर्ड हमारे वकील के पास सारे उनके रिकॉर्ड हैं। तो कहाँ तक मामला पहुँचा है?
वो बस डेट पे डेट देती हैं, वकील यही कह देती हैं हमें, मुझे कह देती हैं कि हाँ हम करेंगे, कुछ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को हक मिल जाए, तो मेरी मैं अम्मी को हक मिल जाए, मेरी अम्मी की किसी के मुहताज ना हो, किसी से मुस्तैक जो अब मांग के अमदाद के तौर पे गुजारा करती है, कोई 1000 दे दे, कोई 500 दे दे, इस तरह लोगों से मांग के मदद के तौर पे गुजारा करती है। ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, इसकी खुद के इसको इसका हक मिल जाए। जो इस वक्त मुल्की हालात हो चुके हैं, एक गरीब आदमी, उसके घर में 2 से 4 फर्द कमाने वाले हों तो गुजारा नहीं होता। तो आप हैं, आपकी वालदा हैं, या आपका छोटा भाई है, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है, गुजर बसर कैसे चल रहा है? मेरे हमारा घर नहीं है। मेरे जब वो फौत हुए थे, जब उन्होंने हम पे जुल्म किया था, हमला हुआ था, सारा कुछ हुआ था, तो अम्मी यहाँ पे ले गई थी, तो मेरी खाला ने हमें पनाह दी थी, खाला ने रखा था। तब से हम इधर ही रहते हैं, खाला ने हमें रखा हुआ है, ज़िंदगी गुजर बसर यहाँ से ही हो रही है, ठीक है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अंकल ने हमसे, मेरे खालू ने कभी हमसे बिल नहीं लिए, घर के खर्चे नहीं लिए, वो ही करते हैं। अब तो वो शुगर के खुद पेशेंट, डायबिटीज़ के हैं और भी बीमार रहते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, हाँ हम इतना कफालत नहीं कर सकता मैं, अब अपना गुजारा करो, अब अपना गुजर बसर करो। लेकिन फिर भी हम बहुत मुश्किल से हैं। ऊपर से वो कहते हैं कि हमारी बेटी भी जवान होगी, हमने शादी करनी है, कुछ करना है, घर सेल करना है, कुछ करना है, अपना गुजारा करो। लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, ज़रिया आमदनी नहीं कि हम कहीं पे घर ले सकें या यहाँ से छोड़ के कहीं पे जाएं। ये जो आपकी बीमारी है, इसका इलाज पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है? डॉक्टर हिमांशु हैं, हिमांशु तियांगी स्कोलियोसिस स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मेरे तरह के मरीज़ों की बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं और मरीज़ ठीक भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी कोई डॉक्टर हैं? डॉक्टर अतर मुनीरुद्दीन सदीकी हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि 16 लाख लगेंगे, आप हो जाएंगी ठीक। तो फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे? बिल्कुल। हाँ जी, नॉर्मल लड़कियों की तरह हो जाएंगी। और वो मैं आप नहीं करवा सकती। बता रही थी कि कुछ यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने आपके साथ कोई ज़्यादती वाला मामला किया, वो क्या बात थी? जी सर, जो मैंने उनको बहुत इज़्ज़त दी, भाई का उनको मैसेज किए बड़े प्यार से, उन्होंने भी मेरी बहुत इज़्ज़त की, बहुत प्यार से मेरा इंटरव्यू लेकर के सारा कुछ किया। उन्होंने जाकर मेरा इंटरव्यू पहले तो वो कह रहे कि हमने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया, फिर उन्होंने चैनल पे अपलोड कर दिया। ऊपर मैं हैरान हो गई देख कर कि मेरी तस्वीर थी। मैं चाहती थी कि मेरी तस्वीर ना आए, वो मुझे ना देख सके। मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं अहले बैत की कनीज़ हूँ, मैं उनको फॉलो करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखें। तो इसीलिए वो एक तो उन्होंने मेरी तस्वीर ली, ऊपर से नंबर अपना लगा दिया उन्होंने। मैं नहीं जानती कि वो मदद के लिए फॉर हेल्प जो लिखा है वो नंबर किसका है। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहती हैं? वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आजकल बहुत मुतहरिक हैं, उनसे कोई अपील करना चाहें या आला अहदेदारान से अपील करना चाहें? मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या कुछ भी देखना, आपको हालत देखनी है या कोई भी कुछ भी देखना, आप मुझे मेरे घर आकर देख लें, मेरी जिस्मानी हालत देख लें, मेरा चलना फिरना बैठना देख लें कि मैं किस तकलीफ़ से, किस मुश्किलात से दो चार हूँ और किस तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, आपको यकीन आ जाएगा। मैंने अभी आँखों का भी ऑपरेशन करवाया, मेरी आँख का भी मसला है। 400 रक्शे का किराया लगता है, 300 जो हॉस्पिटल से मैंने करवाया। अब मैंने चेकअप करवाने जाना था, मेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, लेकिन भाई मैं नहीं किराया लगा सकती रक्शे का, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास पैसे ही नहीं थी, तो मैं डॉक्टर को कैसे चेकअप करवाती, कैसे जाती। अगर कोई मुखैर हजरात आपकी बीमारी का प्रॉपर इलाज करवाना चाहे या कोई हेल्प करना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? आपको कोई नंबर स्क्रीन पर चला दें आप? नहीं, आप अपना नंबर चला दें, किसी का चला दें। आप तो मेरे भाई हैं ना, आप सच्चे दिल से मुझे बहन। देखें ना, आप अभी जिन यूट्यूबर्स के, मेरी बात सुनिए, जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए, अब उन्हें भी अगर आपने रोका था कि मेरा नंबर नहीं चलाना, उन्होंने कोई और नंबर चला दिया, तो इस पे आप कह रही कि ज़्यादती हो? उन्होंने मुझसे रब्ता तो नहीं ना किया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे बताया नहीं। देखें, अगर हम बिलफर्ज मैं ही अपना नंबर चलाता हूँ, तो एंड ऑफ द डे कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, अपनी बहन को तो बताएंगे ना, बहन से बात तो करेंगे कि बहन से रब्ता करेंगे कि नहीं करेंगे। जो आपका नंबर है फिर एंड ऑफ द डे हमें देना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अगर आप मुतमईन हैं, आपको ठीक लगता है सारा कुछ, अगर आप सेटिस्फाई हैं हार्टली तौर पर, मेंटली तौर पर, देन आप कांटेक्ट मेरे से करवा सकते हैं।
अदरवाइज टू मच डिफ़िकल्ट। ठीक है नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू जानी, हमारी भी वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी साहब से अपील है, पुरज़ोर अपील है कि इस बहन का इलाज करवाया जाए। और ये माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और वालदा हैं इनकी, वही कफ़ालत कर रही हैं। उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मुश्किल हो रहा है गुज़र बसर करना। और मुखय्यर हज़रात जो देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश, अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो ये स्क्रीन पर हमारे चैनल का नंबर मौजूद है, आप रब्ता करें। जो सीरियस बंदा है, कोई हेल्प करना चाहता, हम डायरेक्ट इनका नंबर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि बहुत से वाक़यात मैंने भी देखे और बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जब इस तरह से किसी भी लड़की का नंबर चला दिया जाता है तो हेल्प करने वाले कम होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो जो बच्ची या लड़की होती है वो परेशान हो जाती है, जिस वजह से ये भी कह रही हैं कि मैं अवॉइड कर रही हूँ कि कोई मुझसे रब्ता ना करे, ताकि कोई तंग ना करे, कोई गलत बात ना करे। तो खुदारा अगर आप सच में कोई हेल्प करना चाहते हो तो रब्ता कीजिएगा, इनका नंबर हम आपको शेयर कर देंगे, आप इनके साथ रब्ता करके डायरेक्ट जो भी मामलात होंगे तय कर सकते हैं। और लास्ट बात बताएं। लास्ट बात मैं ये करना चाहती हूँ कि उसने कहा, मुझे देखा, हर हाल आप मेरा जानती हैं, मेरा आपके पास तो सब महरम रिश्ते हैं, आपका बेटा भी है, आपके फादर भी हैं, सब हैं जो आपका कफालत करने वाले हैं, आपको शफकत करने वाले हैं, दुआएं देने वाले हैं। मेरे पास तो एक भी मुखलिस रिश्ता नहीं है। मैं तो तरसी हुई हूँ महरम रिश्ते को, मैं तो अपनी प्यार को, शफकत को भी तरसी हूँ। जो अल्लाह ताला ने मेरा दुनिया में आज़माइश लिया, इम्तिहान लिया, मेरा कोई भी कफालत करने वाला, पूछने वाला, संभालने वाला मेरा सरपरस्त नहीं है। आपके तो बेटे ने आपका साथ दिया, आपको सब कुछ किया, आपको यहाँ तक पहुँचाया, मेरा कोई भी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा कोई इस तरह मदद करेंगी, कुछ करेंगे, लेकिन आपने भी मेरे से कोई भी रब्ता नहीं किया। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अच्छी तरह देख लें, जांच लें, पहले समझ लें कि इंसान किस हाल में, किस तकलीफ़ में है, फिर उसका कोई भी एनालिसिस करें, कोई भी तज्ज़िया लें, जायज़ा लें, फिर बात करें। जी नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू आपने सुन ली है, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।